सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे 2 मार्क्स के हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट के लिए। अब इस सब्जेक्ट का जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो है हमारा KOE 083। ठीक है, इस सब्जेक्ट के जो हमारे पिछले 3 पेपर थे मैंने वहां से सेक्शन ए सारे उठाए, और जो हमारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुए थे वो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपका जो पेपर आए उसके अंदर जो सेक्शन ए हो वो आप बिल्कुल भी छोड़ के ना हो। क्योंकि हमारा सेक्शन ए 20 मार्क्स का होता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और वो जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो उसे प्लीज आप अच्छे से करके आओ, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आराम से बैठ जाओ और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हु इज एन एंटरप्रेन्योर। तो देखो, सब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक प्रोसेस होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर उसे प्रॉफिटेबल बनाने तक का। ठीक है, पूरा एक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, अब उस जो पूरे प्रोसेस को हैंडल करता है, जो उसे परफॉर्म करता है, वो हमारा होता है एंटरप्रेन्योर। जो भी पर्सन हमारे बिजनेस को स्टार्ट करता है, रिस्क एनालिसिस करता है, मैनेजमेंट स्किल सीखता है और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाता है, उस बंदे को, उस पर्सन को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, किसी भी एंटरप्रेन्योर को जब एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक स्किल दी जाती है और उसे कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन सके। ठीक है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, और ज्यादातर ये जो ट्रेनिंग सेशंस वगैरह कौन करा रही होती है? गवर्नमेंट करा रही होती है। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर होगा। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। सो देखो, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क, organize resources and establish a venture to earn profit and generate value। वेंचर का मतलब यहाँ पर बिजनेस है। मतलब कि जो बंदा आइडेंटिफाई करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, कहाँ पर उसे बिजनेस करना है और किस किस बिजनेस को करना है, और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। जितने भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, उन्हें अच्छे से यूज करता है। ठीक है, और एक बिजनेस को स्टैब्लिश करता है और उसे प्रॉफिटेबल बनाता है और उससे एक वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, वो जो पर्सन होता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 3 साल में 6 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। ये 5 बार आया है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस क्रिएटिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस बाय आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, टेकिंग रिस्क एंड यूजिंग इनोवेशन टू डिलीवर वैल्यू। जब तक आप इनोवेशन नहीं लाओगे तो आप पहले की तरह रहोगे और आप कुछ अलग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो देखो, किसी भी कोई भी बंदा अगर एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, बहुत अच्छा माइंडसेट है उसका, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि उसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाएंगी। तो देखो, सबसे पहले तो उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, रिस्क वो ले सके। उसके पास इनोवेशन वाला दिमाग होना चाहिए कि वो इनोवेशन ला सके। उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके पास लीडरशिप होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैनेजमेंट स्किल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर सिलेक्टिव लिखी है, इन्हें आप याद कर लेना। दीज हेल्प एन एंटरप्रेन्योर ड्राइव एंड सस्टेन अ वेंचर, मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक आपके बिजनेस को बना पाए, चला पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, व्हाट इज प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी। सो देखो, इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, उसका आप एक बार पूरा अच्छे से क्या बोलते विएबिलिटी करते हो, एक असेसमेंट करते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने जो आइडिया सोचा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी तो असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी करते हो। इसके अंदर आप 4 चीजें देखते हो। सबसे पहले आप देखते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो मार्केट डिमांड में है भी या नहीं। अगर डिमांड में नहीं है तो आप कैसे चलेगा वो। फिर आप देखते हो इकोनॉमिकली पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, कि आपके पास जो पैसे हैं उसके हिसाब से वो पॉसिबल है या नहीं। फिर आप देखते हो कि आपका जो पूरा आपने जो पूरा प्रोजेक्ट सोचा है वो इन्वायरमेंट के लिए कैसा है। कहीं इन्वायरमेंट के लिए कहीं वो गलत तो नहीं है, इन्वायरमेंट पे गलत इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा, वो आप देखते हो। फिर आप देखते हो कि आपके पास जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनके साथ आप उस पे काम कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये 4 एस्पेक्ट होते हैं जिनको आप देखते हो असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी के अंदर। ठीक है, अगर ये चारों असेसमेंट पूरे हो जाते हैं देन आप आगे बिजनेस पे मूव करते हो, वरना आप उस बिजनेस को छोड़ देते हो। ठीक है, इट इन्वॉल्व
evaluating whether a project idea is technically economically aligned with market demand before starting implementation। ठीक है, मतलब कि इम्प्लीमेंट करने से पहले प्रोजेक्ट को आप एक बार देख लेते हो कि ये सब पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बेसिकली जैसे कि आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो कॉलेज के अंदर, जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, जो कि एक फाइल तैयार होती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार होता है, जिसके अंदर सारी चीजें बहुत डिटेल में मेंशन होती हैं कि किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट को बनाया, उसके अंदर क्या क्या आपने किया, क्या आपने इनोवेशन किया, क्या उसकी बैलेंस शीट है, क्या सारी चीजें मतलब उसके अंदर मेंशन होती है। वो पूरा एक रिटन डॉक्यूमेंट डिटेल आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। ठीक है, a project report is a formal document that outline the objectives। आपका ऑब्जेक्टिव आता है, उसके अंदर एग्जीक्यूशन प्लान आता है आपका पूरा का पूरा, कॉस्ट एस्टिमेशन आता है कितने पैसे लगने वाले हैं, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट कि उसका रिटर्न कैसे रहने वाला है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कहीं पर गवर्नमेंट की, अगर किसी बैंक में जाकर आप लोन की भी तैयारी कर रहे हो तब भी आपको चाहिए, आप किसी इन्वेस्टर से पैसे उठा रहे हो तब भी आपको चाहिए, या फिर आप कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर रहे हो तब भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हु प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब पहले उससे पहले समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट एक हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट है, जो कि आपको करंट डेट में बताता है कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ खड़ा है, वो बैलेंस है भी या नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो कौन बताता है, आपका बैलेंस शीट बताता है। अब बैलेंस शीट इज अ प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज अकाउंटेंट और फाइनेंस मैनेजर एट अ एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड टू शो फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए बैलेंस शीट आती है। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट को प्रिपेयर कौन करता है, या तो कंपनी का अकाउंटेंट उसे प्रिपेयर कर रहा होगा अगर छोटी कंपनी है, अगर बड़ी कंपनी है तो फाइनेंस एक मैनेजर होता है जो कि आपकी बैलेंस शीट को बनाता है। ठीक है, मतलब कि जो मेन बैलेंस शीट होती है, रफ तो मतलब आप भी बनाते रहते हो अपने बिजनेस की। ठीक है, बैलेंस शीट में मतलब बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है ना, उसके अंदर ऐसे आता है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारा एक बैलेंस शीट होती है। ठीक है, मतलब दोनों अगर बैलेंस रहते हैं तो आपकी बैलेंस रहता है, जो बिजनेस है वो फाइनेंशियल उसकी पोजीशन अच्छी होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हाउ इज कैश फ्लो यूज्ड एज अ प्लानिंग टूल। मतलब कि जो आपका कैश फ्लो होता है, मतलब कि आपका कितना पैसा आप उसके अंदर डाल रहे हो अपने बिजनेस के अंदर और कितना पैसा आपको मिल रहा है, इसको पूरे को कंप्लीट वो कहते हैं कैश फ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों को हम कहते हैं कैश फ्लो। ठीक है, मिलाकर। अब ये जो कैश फ्लो है उसे आप एज अ प्लानिंग टूल कैसे यूज कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप अपने बिजनेस में प्लानिंग टूल की बात करते हो तो आप बात कर रहे हो, अगर आपको कुछ नई चीज को बाय करना है, ठीक है, कोई नए असेट को बाय करना है, ठीक है, या फिर आप कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ये हम आपको कुछ करना है, तो आप कैश फ्लो के थ्रू पता लगा सकते हो कि आपको आपके पास इतने पैसे हैं भी या नहीं कि आप असेट को खरीद सकते हो। ठीक है, अगर आपकी जो कंपनी है उस वो मतलब नीचे जा रही है, मतलब आपके पास पैसे नहीं है, तो आप जो ये असेट खरीदने वाले हो आप उसे आगे पोस्टपोन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं तो आप उसे अच्छे से यूज कर सकते हो प्लान करके। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका कैश फ्लो है वो एज अ प्लानिंग टूल बहुत अच्छे से काम करता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशंस, ensuring liquidity and managing income and expenditure effectively efficiently to avoid शॉर्टफॉल्स। मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई आपके बिजनेस के अंदर दिक्कत आ जाए। इसके लिए आप अपने कैश फ्लो को हमेशा मॉनिटर करते रहते हो कि आपका कैश फ्लो किस तरीके से चल रहा है, आप कितना पैसा डाल रहे हो, कितना पैसा वहां से निकल रहा है, जो वो फाइनल आपका प्रॉफिट आ रहा है वो आपके पास है भी या नहीं। अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट है देन आप अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली जब भी आप अपने कोई भी बिजनेस के अंदर कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, जैसे कि अगर आपको लोन लेना है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप अपने बिजनेस के अंदर चेक करते हो कि आपका इनफ्लो कितना था और अब आपको मिल कितना रहा है, आपका आउटफ्लो कितना है। ठीक है, तो आप इसे ना मतलब कि बहुत कभी कभी चेक करते हो, ऐसे नहीं कि आप डेली इसमें चेक करते हो। ठीक है, जो फंड फ्लो होता है वो आपका दो पीरियड में चेक किया जाता है, एक आप स्टार्टिंग में करते हो और एक आप एंडिंग में करते हो। ठीक है, तो फंड फ्लो आपका कभी कभी चेक होता है। तो ये क्या करता है, ये आपका ये इसका यूजेस है। अगर आप किसी बड़े डिसीजन को ले रहे हो तो आप इसे चेक कर सकते हो। इसका लिमिटेशन ये है कि आपको ये डेली जो है डे टू डे कैश चेंजेस नहीं दिखाता। आपका डेली कैसे चल रही है जो प्रॉफिट और लॉसेस है वो किस तरीके से चल रहे हैं डेली, वो नहीं बताता।
वो एक लॉन्ग टर्म के लिए बस एक डिसीजन लेकर आपको दिखा देता है, ठीक है। इट शोज द मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू पीरियड्स, एक तो स्टार्टिंग में दिखाता है आपके बिजनेस के, एक एंड में दिखाता है। ऐसे समझ लो कि स्टार्टिंग ऑफ मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर इट डज नॉट ट्रैक डे टू डे कैश चेंजेस, ठीक है। मतलब कि रियल टाइम में आपको डेटा नहीं दिखाता, वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए दिखाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। ये दो बार आया हमारा। जो भी सैलरीज होती हैं आपके एम्प्लॉयज वगैरह की, वो हमारे क्या होते हैं, वेजेस होते हैं। वेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन पेड टू लेबर और वर्कर्स इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विस बेस्ड ऑन टाइम और आउटपुट, ठीक है। मतलब कि टाइम के बेसिस पर जो आप सैलरी पे करते हो अपने एम्प्लॉयज को, उसी को क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं, ठीक है। वेजेस एंड कंपनसेशन के अंदर एक डिफरेंस आता है। सो देखो, वेजेस हमारी जो हमारी डेली रेगुलर जो हमारी सैलरी होती है, वो हमारे वेजेस होते हैं। और जो कंपनसेशन होता है वो हमारा बेसिकली एक आप समझ सकते हो जो बोनस होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है प्लस सैलरी प्लस जो बोनस होता है। जो बोनस होता है ना, वो हमारा होता है कंपनसेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा वेजेस और कंपनसेशन के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज वर्कर्स कंपनसेशन। वर्कर्स कंपनसेशन है क्या। सो देखो, it is a financial benefit or insurance provided to employees who suffer injuries or illness due to workplace condition or accident। अगर वर्कप्लेस पे किसी एम्प्लॉय के साथ कोई भी दिक्कत आ जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे जो बेनिफिट मिलते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट, उसी को क्या कहते हैं, वर्कर्स कंपनसेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा। अब आता है कि हमारे पार्टनरशिप के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप जब आप पढ़ोगे, मैंने आपको पढ़ाया है वन शॉट के अंदर। तो पार्टनरशिप के अंदर ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारा यूनिट 5 के अंदर आता है। तो देखो, पहला एलिमेंट होता है टू और मोर पर्सन, यानी कि आपके आपकी जो पार्टनरशिप होने वाली है आपकी कंपनी की, उसके अंदर दो या मिनिमम दो तो पर्सन होने ही चाहिए। उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैक्सिमम 20 होने चाहिए। और अगर आप बैंकिंग वो कर रहे हो बिजनेस, तो उसके अंदर 10 होने चाहिए मैक्सिमम। इतने आपके पार्टनर्स अलाउड है, ये आपका पहला एलिमेंट होता है। दूसरा होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब कि दोनों की तरफ से एग्रीमेंट होना चाहिए। और अगर दोनों की तरफ से कोई दिक्कत आती है, तो एक जना डिसीजन ले सकता है, ठीक है, वो हमारा म्यूचुअल एजेंसी के अंदर आ जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग हो रही हो। लॉफुल बिजनेस पर्पस, यानी कि आपका बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। और आप इसे अगर एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो मैंने वन शॉट के अंदर कवर किया है। नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो बेसिकली क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक हमारी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ एक इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। और इसका जो यूजुअली जो हमारा क्या बोलते हैं, टर्नओवर होता है पूरा, वो 10 करोड़ के नीचे ही होता है, ठीक है। उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज वन वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज लिमिटेड। मतलब कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, ठीक है। इसका टर्नओवर नहीं, मैं सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 10 करोड़ से कम होता है, ठीक है। एंड मैनेज बाय स्मॉल वर्कफोर्स, बहुत कम इसके अंदर लोग काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं, हु इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो देखो, मैंने आपको बताया था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो एक्टिविटीज, जो ट्रेनिंग कराई जाती हैं, जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स की जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, जो माइंडसेट है, वो इंक्रीज हो, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। और ज्यादातर ये गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस के लिए, जब आप बिजनेस करोगे, तो उसके लिए फंड्स कहाँ से अरेंज करोगे। तो जहां से आप फंड्स अरेंज कर रहे हो, वो अलग अलग जगह को क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग मींस अरेंजिंग फंड्स फॉर बिजनेस, आइदर फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस लाइक सेविंग्स और एक्सटर्नल सोर्सेस लाइक लोन्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। मतलब ये फाइनेंसिंग दो तरीके की होती है, एक तो इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है, और एक और होती है गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि अगर आप अपने खुद के ओन फंड्स लगा रहे हो या फिर अपने रिलेटिव्स का पैसा लगा रहे हो, तो वो आ जाता है हमारा इंटरनल के अंदर, ठीक है। और लेकिन अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज कर रहे हो, लाइक आप लोन ले रहे हो या फिर इन्वेस्टर का पैसा लगा रहे हो, तो वो हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आ जाता है। और गवर्नमेंट स्कीम्स का यूज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके की फाइनेंसिंग होती है, मतलब कि फंड्स को अरेंज करना।
नेक्स्ट आता है हमारा फील्ड स्टडी। देखो जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो उससे पहले आपको एक बार फील्ड स्टडी करनी होती है, मतलब कि आप जाके देखो मार्केट के अंदर कि आपकी मार्केट में जो आपके कंपटीशन कौन है, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है भी या नहीं। ठीक है, वो जो पूरी की पूरी आप फील्ड स्टडी करते हो उसे हम कहते हैं फील्ड स्टडी। अ फील्ड स्टडी इन्वॉल्व गैदरिंग प्राइमरी डेटा by directly interacting with the business environment और customer to analyze real condition। मतलब क्या इसके अंदर आपको कुछ भी assumption नहीं करने पड़ते, आप रियल डेटा आपके पास होता है, आप उसके साथ डिसीजन लेते हो। ठीक है, तो फील्ड स्टडी ये होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉपिक मैं आपको कहूंगा प्लीज मेरी वीडियो से जाकर समझ लेना, वन शॉट के अंदर यूनिट 2 के अंदर कराया है। तो प्लीज आपको इसके अंदर आईआरआर भी समझना है, आपको इसके अंदर एनपीवी भी समझना है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि आपको जो फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं उनकी करंट वैल्यू कितनी है, मतलब कि जो करंट में आपको नेट प्रॉफिट होने वाला है वो हमारा होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, so IRR is a discount rate at which the net present value of project becomes zero। मतलब कि कौन सा ऐसा डिस्काउंट रेट होगा जहां पर जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, मतलब कि बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो वो होता है हमारा IRR। इसका एक फॉर्मूला होता है, प्लीज उसे जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वन शॉट के अंदर 2 मार्क्स में तो इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट। आपका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसे पूरा कंप्लीट होने में जितने पैसे लगते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज द एस्टिमेटेड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, कैलकुलेटेड यूजिंग अवेलेबल डेटा एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन। मतलब कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके उसके लिए जो आपके पास अवेलेबल डेटा है उसका यूज करके आप एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालते हो कि मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो हमारा 20 लाख के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 20 लाख रुपए आई या क्या आई एक्सपेक्टेड कॉस्ट, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपका मटेरियल कितना लगेगा, आपका लेबर चार्ज कितना लगेगा, आपके मैनेजमेंट में आपका कितना पैसा वैसा जाएगा, वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर प्लस करके आपका आता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ठीक है, कि आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कितने पैसों में हो जाएगा। फिर आता है हमारा डिस्कस इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि आप जो स्टॉक रखते हो अपने, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हो, वो होता है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल रिफर टू मैनेजिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड efficiently टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड शॉर्टेज while मैनेजिंग होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, मतलब कि इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब यही होता है कि आप रॉ मटेरियल जिससे आपका प्रोडक्ट बनने वाला है और जो आपका फिनिश गुड है यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बन चुका है, आप उसका स्टॉक मेंटेन कैसे करते हो। आप इस तरीके से उसे मेंटेन करो इफिशिएंटली कि आपका ओवर स्टॉकिंग भी ना हो जिससे कि आपका प्रोडक्ट खराब हो, और आपका शॉर्टेज भी ना हो जिससे कि कस्टमर को प्रोडक्ट मिलने में दिक्कत हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसे कंट्रोल करना होता है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर आप मतलब कंपनी आपकी चल रही है मस्त, अब आपके दिमाग में आता है कि भाई मैं ना बहुत एक बड़े असेट पे पैसे लगाना चाहता हूँ, जैसे कि आप समझो कि आप पूरा का पूरा काम मैन्युअली कर रहे थे अपनी कंपनी में और अब आप सोचते हो कि मैं नई मशीन लाऊंगा जो कि ऑटोमेटिक काम करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है, लेकिन मशीन क्या है हमारी असेट है, मतलब आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है। तो आप ये जो बड़ी प्लानिंग करते हो ना, जब आपको बड़े पैसे लगाने होते हैं, ज्यादा पैसे लगाने होते हैं, तो आप उसकी जो प्लानिंग करते हो उसके लिए जो फंड इकट्ठा करते हो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंड ऑन एक्वायरिंग और अपग्रेडिंग फिक्स्ड असेट लाइक बिल्डिंग्स इक्विपमेंट और लैंड यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब कि जैसे कि लैंड हो गई, अगर आप सोच रहे हो कि मैं नई कंपनी स्टार्ट करूंगा तो आप उसके लिए लैंड लेते हो। तो ये जो बहुत बड़े असेट को अगर आप जब अक्वायर करने की बात करते हो तो उसके अंदर आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है हु व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सो देखो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी मैं आपको समझा देता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप आपको समझ में आ गया, बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर उसे प्रॉफिटेबल बनाना, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब आप बिजनेस तो पूरा का पूरा वही करोगे जो आपका नॉर्मल है। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल आपकी बिजनेस की तरह होंगी, मैनेजमेंट स्किल आपका टेक्निकल, आपका जो काम है सब कुछ बिजनेस की तरह रहेगा, लेकिन आपका इसके अंदर जो मोटिव है वो रहेगा सोशल इम्पैक्ट ना कि प्रॉफिट बनाना। ठीक है, मतलब आपका मेन जो मोटिव रहेगा वो प्रॉफिट बनाना नहीं होगा, सोशल इम्पैक्ट लाना होगा। सोशल जो चीजें हैं जैसे एजुकेशन है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, पॉवर्टी है, ये सारी चीजों को इम्प्रूव करना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं,
सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी प्रॉफिट होता है उसे री इन्वेस्ट किया जाता है कि जिससे और ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। उसे हम कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्टिंग एंड रनिंग अ वेंचर, मतलब कि बिजनेस दैट सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स while also being financially sustainable and impact driven। सस्टेनेबल रहना है, मतलब कि फाइनेंशियली ऐसा नहीं कि आप भाई सोशल हेल्प करते रहे, बस आप 1 या 2 महीने ही कर पाए, ठीक है। अगर आपको लंबे टाइम तक सोशल हेल्प हेल्प करनी है तो आपको कुछ ना कुछ पैसे तो अर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इस वजह से आप फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी होने चाहिए। तो आई होप आपको ये जो 20 के 20 क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं आपको प्लीज एक बार कहूंगा कि आप मेरी वन शॉट जो है वो जाकर जरूर देखना। उसके अंदर मैंने पूरा सिलेबस और सारे पीवाईक्यूज कवर कराए हैं, ठीक है। और काफी डिटेल में अच्छे से कवर कराए हैं, तो प्लीज उसे देख लेना, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल में समझा दिया, आपको समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है।